बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फेस टू फेस। मैं हूं शहजाद हुसैन भट्ट। पाक भारत टाकरा चैंपियन ट्रॉफी का वो मैच जिसका इंतज़ार पूरी दुनिया कर रही है, कल दुबई में खेला जाएगा, जिसकी प्रैक्टिस दोनों टीमें कर रही हैं। पाक भारत क्रिकेट मैच हमेशा से ही एक दिलचस्प और जज्बाती मुकाबला होता है, जो सिर्फ दोनों ममालिक के क्रिकेट शायकीन के लिए बल्कि आलमी सतह पर भी क्रिकेट के मदाहों के लिए भी बड़ी अहमियत रखता है। दोनों टीमों के दरमियान ये मैच रवायती हरीफों की जंग बन जाती है, जहां हर बॉल, हर रन और हर विकेट पर एक नई कहानी बनती है। कल शायकीन क्रिकेट को स्टेडियम में वर्ल्ड क्लास बॉलिंग और बैटिंग तगड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। ये तारीखी मुकाबला किसके हक में फैसला कौन साबित होता है? क्या पाकिस्तान अपने रवायती हरीफ को पिछाड़ने में कामयाब होगा? क्या पाक भारत मैच जब हो रहा हो तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, अरबों रुपए का जुआ भी खेला जाता है। सट्टेबाजी का नेटवर्क कैसे काम करता है? पहले बात करते हैं कल के मैच की तैयारियों पर। क्या होगा मैच और क्या होगा कल हंगामा राई? पाकिस्तान भारत के दरमियान वो मैच कल दुबई में होने जा रहा है, जिसका इंतजार सारी दुनिया को है। 3 अरब रुपए से जायद तो टिकट जो है वो फरोख्त हो चुके हैं। इंतहाई जोश और बिग मैच, इस पर बात करने के लिए मैंने दरख्वास्त की है विवेक के साथ, और विवेक इस वक्त मौजूद है, मुझे इंडियन के बारे में आगाह करेंगे। विवेक, हाउ आर यू सर? I'm fine, sir. How are you? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। विवेक ये बताएं कि इस वक्त पाकिस्तान और भारत का बड़ा टाकरा जो है वो कल हो रहा है। पूरी दुनिया इस मैच को देखने के लिए पागलों की तरह उमड़ आई है। आप क्या समझ रहे हैं, क्या देख रहे हैं? जोशो वलवला इंडिया में क्या हो रहा है? पाकिस्तान में जो हो रहा है वो तो मुझे पता है, लेकिन इंडिया दुबई के बारे में कुछ मुझे रहनुमाई फरमाएं। सर, बहुत ताजुब हो रहा है मुझे। ऑनेस्टली मैं 2001 से प्रोफेशन में हूँ, और पहला जो पाकिस्तान का टूर हुआ 2003, तब मैं पाकिस्तान था, और तब से लेकर अब तक जितने इंडिया पाकिस्तान के मुकाबले हुए हैं मैंने हमेशा उसको क्लोजली फॉलो किया है, ग्राउंड पे या कभी शायद स्टूडियो से किया है। लेकिन मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा इस बार टिकट जरूर बिक चुकी है, एज यूजुअल सोल्ड आउट है, लेकिन अगर हम हाइप की बात करें तो सबसे कम हाइप है। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह जो मुझे ऐसी लगता है कि जो इंडियन टीम है उसका परफॉर्मेंस और जो पाकिस्तान टीम है उसका परफॉर्मेंस, इन दोनों पर जो है काफी ज्यादा स्क्रूटनी है। और जिस तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बाबर आजम है, मोहम्मद रिजवान है, रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, ये 4 ऐसे बड़े सुपरस्टार्स हैं जिन पर एक भारत पाकिस्तान का जो करंट मुकाबला है उस पर टिका हुआ है। तो ये चारों ही जो है फॉर्म के लिए जूझ रहे हैं, स्ट्राइक रेट के लिए जूझ रहे हैं, और वो जो उनका एक पीक था, अब सबका सवाल ये है कि क्या वो पीक से वो हट गए हैं, क्या वो उतनी कंसिस्टेंटली उतने अच्छे इम्पैक्ट के साथ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो आई थिंक ऑल दिस हैज डेफिनेटली कंट्रीब्यूटेड। जसप्रीत बुमराह का ना होना, शाहीन ना होना, और तो ये सब फैक्टर्स हैं, क्योंकि इतने सालों से एक बहुत पैक्ड इंडियन बैटिंग लाइनअप वर्सेस वेरी वेरी गुड पाकिस्तान बॉलिंग लाइनअप, ये क्लैश होता था, और सिर्फ इस क्लैश को देखने के लिए दुनिया भर के लोग आई बॉल्स आते थे इस पूरे मैच में। अब भी आएंगे, कल भी आएगा, लेकिन मुझे बस एक ही उम्मीद है इस मैच से कि बस ये एक इंडिया पाकिस्तान का वो मुकाबला मुझे देखने को मिल जाए जिसके लिए हम सब बेसब्री से इंतजार कर। विवेक, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तानी मीडिया और भारतीय मीडिया आप दोनों को देखते हैं। मुझे वैसे हैरानगी है भारतीय मीडिया के ऊपर कि न्यूजीलैंड के ओपनर राचिन रविंद्रा के मोबाइल चोरी होने की खबरें आपने तड़ करके चला दी। पता नहीं क्या रौला डाल दिया, मोबाइल ओपनर का चोरी हो गया। इससे पहले भी उसके जख्मी होने का इल्ज़ाम कज़ाफी स्टेडियम की लाइट्स और पीसीबी पर लगा दिया कि जनाब ताड़ी ग्राउंड ही अच्छी नहीं है। मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ, भारतीय मीडिया जो है वह खबर को तस्दीक करने का कोई रिवाज नहीं है? ऐसी बातें नहीं है कि जब पाकिस्तान में जो आपने ओपनिंग सेरेमनी किया गद्दाफी स्टेडियम का, उसकी कवरेज भी हुई है, एंड वी ऑल एक्सेप्टेड एंड अप्रिशिएटेड कि हाँ, इट्स ग्रैंड एंड इट्स लुकिंग वेरी गुड। ऐसी बातें हैं, जब पाकिस्तान की टीम जब अच्छा खेलती है तो था,
गुस्सा आता है कभी कभार कि पाकिस्तान की टीम इस तरीके से बकल आउट कर जाए न्यूजीलैंड के खिलाफ। हम चाहते थे कि न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान जीते ताकि इंडिया पाकिस्तान के मुकाबले ज्यादा हाइप हो, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान बुरी तरह हारी न्यूजीलैंड से, उससे काफी हाइप कम डाउन हो गया। तो इंडियन मीडिया आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि we have to deliver what the public wants to hear, and yes, there have been hits and misses, और जो आपके व्यूज आते हैं और जो आपके जो है इंटरेस्ट पीक होता है वो थोड़े हिलेरियस, थोड़े स्मार्ट, थोड़े फनी, थोड़े ऐसे इंटरेस्टिंग आउट ऑफ द बॉक्स काइंड ऑफ जो चीजें होती हैं उससे ज्यादा लोगों का इंटरेस्ट रहता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो रूटीन प्रॉपर सीरियस कवरेज जो होनी होती है वो नहीं होती है। जब हम बात क्रिकेटिंग की होती है तो क्रिकेट की बातें होती हैं। जब पाकिस्तान अच्छा खेलता है तो हम बिल्कुल मानते हैं कि पाकिस्तान शुक्रिया विवेक, आपने अप्रिसिएशन दी, हमारी ग्राउंड को दी और ओपनिंग सेरेमनी को दी, जज़ाकल्लाह, आपका शुक्रिया। लेकिन सवाल ये है यहाँ पर, कल के मैच में पाकिस्तानी टीम जो है उसको जो मैं देख रहा हूँ, आपको कोई सरप्राइज मिल सकता है, क्योंकि आपके कुछ प्लेयर्स मेरे पास, मैं उनके नाम भी बता सकता हूँ, उनकी हालत थोड़ी सी पतली मुझे लग रही है। आप एग्री हैं मेरे साथ? बिल्कुल एग्री हूँ। ऐसी कोई छुपी वाली बात नहीं है कि हम सब जानते हैं कि रोहित हैज गॉट सम रन्स। लास्ट 2 मैचेस में रोहित के थोड़े रन बने हैं बल्ले से, और जिस तरीके से रोहित बल्लेबाजी करना चाहते हैं उस तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं। विराट स्ट्रगल कर रहे हैं, बिग टाइम स्ट्रगल कर रहे हैं, और ये बात विराट से भी छुपी नहीं है। और जैसे कि हम बात कर रहे हैं, फिलहाल विराट इस प्रैक्टिस सेशन में 1.5 घंटा पहले आए और यूएई के सबसे बेस्ट बॉलर्स जो उनकी कंट्री के लिए खेल रहे हैं उनको बुलाया गया। वरुण चक्रवर्ती जो एक स्क्वाड में आखिरी में आए उनको लेके गए ताकि वो स्पिनर्स को अच्छा खेले। तो विराट कोहली नो डाउट स्ट्रगल कर रहे हैं। केएल राहुल फिलहाल स्ट्रगल कर रहे हैं। पहले मैच में भी अगर आप देखें बांग्लादेश के खिलाफ वो काफी आसान सा कैच छूट गया। अगर वो कैच नहीं छूटता तो शायद थोड़ा और प्रेशर आता। हालांकि टीम इंडिया के पास जडेजा और हार्दिक पांड्या भी बैटिंग करने के लिए बाकी थे। तो जो मिडिल ऑर्डर है, अक्षर पटेल को नंबर 4 पर रखा है लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन के लिए। तो वो एक हमेशा एक सब्जेक्टिव चीजें रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि इंडियन टीम में कोई चिंक्स नहीं है इन दी आर्मर, देयर आर, बट द इशू ये है कि डज पाकिस्तान हैव इट इन देम टू टेस्ट द चिंक्स इन आवर आर्मर। एट दिस पॉइंट मुझे लगता नहीं है। मुझे इस टीम बहुत डिसोरिएंटेड पाकिस्तान टीम लग रहा है। बहुत बढ़िया विवेक, मेरा आपसे आखिरी सवाल है, 4 बेस्ट टीमें निकाल दें, किसको देख रहे हैं? सर बेस्ट टीमें, दिल और दिमाग बहुत अलग अलग चीजें कह रही है। दिल तो चाहता है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों क्वालिफाई करें, और उधर से जो है क्वालिफाई करे, साउथ अफ्रीका क्वालिफाई करे, इंग्लैंड क्वालिफाई करें। ये 2 ऐसी टीमें मुझे लग रही हैं कि क्वालिफाई होनी चाहिए। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से पाकिस्तान की टीम है, आई जस्ट होप कि क्योंकि इतने साल के बाद पाकिस्तान में ये बड़े मुकाबले खेलने को मिले हैं आईसीसी का, आई होप पाकिस्तान क्वालिफाइज, गिव्स मोर चीयर टू द क्राउड बैक होम। दे डू क्वालिफाई, बट जिस तरीके का प्रदर्शन उनका फील्ड पे है, टुमारो इज अ डू और डाई गेम, एंड आई रियली होप दे डू समथिंग आउट ऑफ द हैट, बिकॉज इस इंडियन टीम की बहुत शुक्रिया मेरे भाई विवेक, हमारे साथ थे, और बहुत खुशी की बात आज मुझे फील हुआ कि विवेक ने पाकिस्तान की ओपनिंग सेरेमनी और हमारे ग्राउंड को अप्रिसिएशन दी। हमने भी उन्हें बहुत बढ़िया भाई ज़रूर कहा है। अब इस वक्त मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तानी यहिया हुसैनी, जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं। यहिया साहब अस्सलाम वालेकुम। जी शहजाद साहब वालेकुम सलाम। यहिया साहब, कल बहुत बड़ा मैच होने जा रहा है। न्यूजीलैंड से शिकस्त के बाद पाकिस्तान का जो अगला मैच है वो कल पाकिस्तान भारत के खिलाफ दुबई में खेले जा रहा है। आपसे ये पूछना चाहता हूँ हुजूर, इवेंट में रहने के लिए पाकिस्तान को अपने बाकी 2 मैचेस जो है वो इंतहाई ज़रूरी है, जीतने पड़ेंगे, जबकि साइम अयूब और फ़खर जमान जो है उनकी गैर मौजूदगी में कौमी क्रिकेट टीम, मुझे तो कुछ सवालिया सा निशान लग रहा है। आप क्या कहेंगे? नहीं, इतना जहन पे जोर डालने की ज़रूरत नहीं है, दिल पर बोझ डालने की ज़रूरत नहीं है, और बिल्कुल रिलैक्स रहें। जिस तरह के हमारे खिलाड़ी इस वक्त दुबई में रिलैक्स हैं, कोई भी उनसे सवाल कर रहा है तो वो यही कह रहे हैं कि एक आम मैच समझकर इसको हम मैदान में खेलने के लिए उतरेंगे। आपसे थोड़ी देर पहले शुभमन गिल, जिन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ सेंचुरी स्कोर की थी करियर की 8वीं, उन्होंने भी कुछ इसी तरह बात की है कि कुछ खास नहीं सोच रहे इस मैच के बारे में, इसको एक मैच समझकर हम खेल रहे हैं। तो जब दोनों टीमों के खिलाड़ी इस हद तक नॉर्मल है या नॉर्मल रहने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी इस मैच की अहमियत को समझते हैं, इस मैच के
हाई वोल्टेज के हवाले से सभी गुफ्तगू कर रहे हैं, तो आप भी रिलैक्स रहिए। और खेल में हार जीत हो जाती है, हमारी जो परफॉर्मेंस है न्यूजीलैंड के खिलाफ वो सबके सामने है। लेकिन जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो माजी में क्या हुआ है ये सब माजी का किस्सा बन जाता है। जब आप ग्राउंड में उतरते हैं, जब आप रस्ते के अंदर जाते हैं, तो जो अपने आसाब पर काबू रखता है, जो बेहतर खेल का मुजाहरा करता है, वही जीत कर वापस मैदान से लौटता है। नो डाउट इस वक्त हमारी टीम की बहुत सारी ऐसी पोजीशन हैं, बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो कि उजागर हुए हैं। हमारी टीम इस वक्त दबाव में है, कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। लेकिन जब भारत के साथ मैच होता है तो एक जज्बा ही डिफरेंट होता है, एक सोच का अंदाज ही डिफरेंट होता है। और हमारा जो बॉलिंग अटैक है, हारिस, शाहीन और नसीम में बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं, लेकिन उम्मीद है और उम्मीद पर दुनिया कायम है। यहिया भैया, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं साइम अयूब और फ़खर जमान की, तो मैं ये इसी को आगे लेके जाना चाहूँगा कि फ़खर जमान की जगह आप इमामुल हक जो है, इतना बड़ा मैच, इमामुल हक से आपको उम्मीदें कितनी वाबस्ता है? देखिए, ये तो टीम मैनेजमेंट बता सकती है और क्या वो उनको प्लेइंग 11 में रखेंगे, क्योंकि इस वक्त जो टीम का सबसे बड़ा मसला है वो खेलने का अंदाज है। जिस तरह बाबर आजम के ऊपर बड़ी शदीद तनकीद हुई कि 90 गेंदों पर उन्होंने जो है वो 60+ रन स्कोर किए, 52 डॉट बॉलें उन्होंने खेली। तो इमामुल हक भी मोरलेस इसी तरह के बैट्समैन हैं जो अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड आपको दिखाई देते हैं। बड़ा मैच है, भारत के खिलाफ मैच है, तो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मेरे ख्याल में कि फिर आप उस्मान के साथ ही चले जाएं, उस्मान को ही खिला लें, क्योंकि वो कहते हैं ना कि अगर उस्मान चल गया तो फिर बहुत सारे चिरागों में रोशनी नहीं रहेगी। तो वो टीम के साथ भी हैं। अगर आपने फ़खर जमान की जगह किसी को खिलाना है तो इमामुल हक से बेहतर फिर उस्मान ही लगते हैं मुझे। आप जो बॉलर्स की अभी बात जैसे आपने फरमाई है, जो मैंने फील किया है कि जो आपके पाकिस्तानी बॉलर्स हैं उनके डेथ ओवर है उसमें वो मुसलसल मार खा रहे हैं। ये हमारे जो कोच हैं इनको क्यों समझा नहीं पा रहे? देखिए, वो समझा ही सकते हैं और एग्जीक्यूशन तो इन प्लेयर्स का काम है और फाइनल डिलीवरी तो इन बॉलर ने ही ग्राउंड के अंदर करनी है। आकिब जावेद का काम जो है वो समझाना है, बताना है, लेकिन अमली तौर पर क्या करना है ये तो शाहीन, नसीम और हारिस ने ही करना है। डेथ ओवर में बिल्कुल आपने ठीक कहा, न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 मरतबा हमने 100+ रन करा दिए। और डेथ ओवर में होता ये शहजाद साहब के आपको यॉर्कर करने पड़ते हैं, आपको शॉर्ट बॉल करने पड़ते हैं, आपको तीखे बाउंसर करने पड़ते हैं, और ये उसी वक्त आप कर सकते हैं जब आप मुकम्मल तौर पर फिट हों। तो बाज़ाहिर तो यही लग रहा है कि कुछ मसाइल हैं, कुछ फिटनेस के इशूज़ हैं, लेकिन बावजूद उसके अब हमारे पास यही रिसोर्सेज हैं और इन्हीं रिसोर्सेज के साथ हमने भारत के खिलाफ एक अहम मैच खेलना है। अगर तो भारत को हरा दिया तो फिर जनाब नैया पार है, और नहीं हराया तो फिर बहुत नाराज़गी हो जाएगी। या भैया, मुझे ये बताइएगा कि ये ट्राई सीरीज़ में भी, चैंपियन ट्रॉफी में भी मैच में पाकिस्तान की बॉलिंग जो है वो मुसलसल नाकाम रही। हम तो बॉलर्स के भरोसे पर मैच जीत लिया करते थे। अब जो हमारे बॉलर्स हैं, कल के मैच के हवाले से आप मुझे बॉलर्स के बारे में ज़रूर कुछ मेरी रहनुमाई फरमाएं। नज़र आ रहे हैं आपको चलते हुए? देखिए, आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं, आपके पास यही बेहतरीन बॉलर्स हैं। और जब आप टीम बनाने के लिए बैठेंगे तो हारिस, शाहीन और नसीम, ये पहले आप बॉलिंग के लिए मुंतखब करेंगे। क्या फ़हीम अशरफ को हम चौथे बॉलर के साथ मैदान में उतारेंगे? थोड़ा सा दुबई का ट्रिकी पिच है और उस पिच के ऊपर इब्तदाई ओवर बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। शाहीन आपको इब्तदाई ओवर में विकेटें लेकर देते रहे हैं, और फिर सेकंड स्पेल में हारिस अच्छा बॉल करते रहे हैं। अब से 6 महीने पहले मैं न्यूयॉर्क में था, जहां पाकिस्तान और भारत के दरमियान T20 वर्ल्ड कप का मैच हुआ था, और वहां पर भी हमारे बैट्समैनों ने पीछे लगा दिया था भारत की टीम को। एक कम स्कोर उन्होंने किया था, लेकिन हमारी बैटिंग डिलीवर नहीं कर सकी। तो दबाव में तो होगी भारत की टीम, अगरचे उनके पास 3 ऐसे बैट्समैन हैं, विराट कोहली के 50-100 हैं, रोहित शर्मा के 3200 हैं, शुभमन गिल के 800 हैं। अगर सिर्फ 3 खिलाड़ियों की मैं बात करता हूं तो 90-100 हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत के 3 प्लेयर के साथ। लेकिन बावजूद उसके वो कहते हैं ना कि क्लास परमानेंट होती है, फॉर्म टेम्परेरी होती है। तो भारत के जहन में शाहीन आफरीदी का 2021 का स्पेल तो होगा। बहुत शुक्रिया यहिया भैया, आपने हमें वक्त दिया, इंतहाई मशकूर हैं आपके। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक पर जा रहा हूं, लेकिन आपको ये मैं ज़रूर बताता जाऊं कि ब्रेक के बाद
हम आपकी मुलाकात एक बड़ी शख्सियत से करवाएंगे, क्योंकि पाक भारत क्रिकेट मैच हो और इस मैच पर जुआ ना हो। 3 अरब रुपए की तो बिक गई हैं टिकटें, और जुआ जो है वो उससे 10 गुना ऊपर चला गया है। लेकिन इसके लिए हमें बात करनी होगी एक एक्सपर्ट के साथ। मेरे साथ रहिएगा, शॉर्ट ब्रेक पर जा रहा हूं और आपको उस बड़ी शख्सियत से अभी मिलवाता हूं। वेलकम बैक नाज़रीन। मैंने ब्रेक से जाने से कबल आपसे वादा किया था कि मैं पाक भारत क्रिकेट मैच पर जो सबसे बड़ी बात जुआ भी है शामिल है इस बात में, और आपकी एक शख्सियत से मुलाकात कराऊंगा। और मैं आज आपकी जिस शख्सियत से मुलाकात करवा रहा हूं उनका नाम है मोहम्मद सरफराज चौधरी, एडिशनल डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम है चौधरी साहब। और चौधरी साहब का अपनी इस महकमे में मुकम्मल, मैं समझता हूँ, एक अथॉरिटी है इस काम के हवाले से। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भट्ट साहब। चौधरी साहब, पाक भारत मैच पर हमेशा जुआ लगता है, क्या इस बार भी ऐसी इतलात है कि ये काम हो रहा है या नहीं? बल्कि अब तो फ़ोन कॉल्स पर भी पकड़े जाते हैं कुछ लोग, कुछ बुकें चलती है, ये पता नहीं क्या क्या बातें मुझे आ रही हैं, आवाज़ें। मेरी रहनुमाई फरमाएं ज़रा कुछ। भट्ट साहब, आपका क्वेश्चन बहुत खूबसूरत है और ये पब्लिक अवेयरनेस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये जो सॉफ्टवेयर के ज़रिए आजकल जो स्पॉट फिक्सिंग और ये जुआ हो रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ये साइबर स्पेस पे हो रही हैं। इसके लिए इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर्स हैं जो हमारे यहाँ लोकल लोगों ने लिए हुए हैं। ये सिर्फ पाक भारत टाकरे पे ही नहीं होती, ये हर रोज़ होती है। टेनिस पे, फुटबॉल पे, क्रिकेट पे, गर्ज कुत्तों की दौड़ पे भी ये हर रोज़ लोग खेलते हैं। और ये तो ऑन गोइंग प्रोसेस है। यहाँ तक ये बात आपकी पाक भारत टाकरा की है, उस सिलसिला में मैं अर्ज़ करूँ कि ये बहुत पीक पे चला जाता है और वो जो वॉल्यूम है वो अरबों में चला जाता है जुए का। चौधरी साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि पिछले चंद सालों से जो ये ऑनलाइन जुए के लिए बैटिंग ऐप्स आ चुकी हैं और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ और क्रिकेटर भी प्रमोट करते हैं, अब तो टीवी पे चौधरी साहब इश्तहारात चलते मैंने देखे हैं। ऑनलाइन सट्टेबाजी पर कानूनी गिरफ्त जो है वो आप जैसे अफसरों के होते हुए भी नहीं है। वाह, क्या हो रहा है मेरे मुल्क में? असल में ये बात आपकी दुरुस्त है कि इसके लिए कोई साइबर के अंदर स्पेसिफिक ये स्पॉट फिक्सिंग और इनके लिए कोई इतने स्ट्रॉन्ग कवानीन नहीं मौजूद। आपको मालूम है कि पीका में जब भी हम रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि इसको मज़ीद बैठकर ग्लोबली देख के बड़ा अच्छे तरीके से मज़ीद सख्त कवानीन बनाए जाएं, जब भी गवर्नमेंट कोई भी आती है वो हमारे इस रिक्वेस्ट पे, FIA की इस रिक्वेस्ट पे कुछ कवानीन को सख्त करती हैं, तो आपके ही जो मीडिया के लोग हैं, ह्यूमन राइट्स के लोग हैं, वो इसको काला कानून और इस तरह की चीज़ों में अटैच कर देते हैं। मेरी सबमिशन ये है कि ये जो स्पॉट फिक्सिंग जुआ है ये एक लानत है। हमारे वतन अज़ीज़ में लोगों की हार्ड अर्निंग जो है वो इसके नज़र हो जाती है। इसकी वजह से लोगों के घर उजड़ते हैं, बहुत नुकसान होता है। ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, इसको रोकने की बिल्कुल ज़रूरत है। इसके लिए आपकी बात बहुत वैलिड है कि एक स्ट्रॉन्ग कवानीन की ज़रूरत है, लेकिन जो अभी एग्जिस्टिंग कवानीन हमारी लोकल पुलिस, प्रोविंशियल पुलिस के पास मौजूद हैं, अब तो लोकल पुलिस के पास पीका जो है, हमारा इलेक्ट्रॉनिक क्राइम ऑर्डिनेंस जो है, इसका भी इख्तियार है। तो लोकल पुलिस का चौधरी साहब हमें सिंपल अंदाज में समझाएं कि ये जुआ होता कैसे है, मनी लॉन्ड्रिंग क्या है। आपने तो उस पर बड़ी तहकीक की है और मेरी इत्तला के मुताबिक उमर साहब अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो भी ज़रा कीजिए। नाजरीन, ये हैं वो डॉक्यूमेंट, ज़रा गौर कीजिए। द क्रेडिट गोज टू मिस्टर सरफराज चौधरी, ये इनकी काविश है। ये देखिए, स्पॉट फिक्सिंग यहाँ से ये शुरू कर रहे हैं और स्पॉट फिक्सर जो है वो बुकी के पास जा रहा है। बुकी जो है अब उसको बैटिंग सॉफ्टवेयर डाउनलोड थ्रू इंटरनेट वेबसाइट बाय बुकीज। ये बुकी जो है वो उसको पंटर के पास लेके जाता है, जिसको उर्दू ज़बान में पेंसिलर भी कहा जाता है। ये पंटर जो है इसने अप्रोच करना है अब मेन क्रिकेटर को। जो टॉस है, जैसे वाइट बॉल है वो फेंक रहा है, उसने वन वे जाना है, वो क्या कर रहा है, इसके लिए इसको क्या चाहिए, ये देखें यहां पर इसको चाहिए मिडल मैन।
ये जो मिडल मैन सेंटर में आप देख रहे हैं, ये मिडल मैन अप्रोच करेगा, कोई रिश्तेदार किसी क्रिकेटर का निकलेगा, ये यहां से जाएगा क्रिकेटर मिडल मैन उस क्रिकेटर के पास, वो क्रिकेटर जो है वो प्लेयर जो है उसको टच करेगा और प्लेयर फिर जो है डायरेक्टली राब्ता फिर उसी से करेगा जो स्पॉट फिक्सर है। ये सारी पूरी तहकीक जो है ये शख्स सरफराज चौधरी साहब बना चुके हैं और ये गवर्नमेंट को जा चुकी है, जिसमें एक आने वाले दिनों में इस जुए को कंट्रोल करना अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए मुमकिन हो जाएगा। लेकिन आसान ज़बान में मैं चौधरी साहब से पूछता हूँ कि चौधरी साहब तुसी दसो जनाब, नाअहली कहाँ आ रही है, अभी तक क्यों नहीं हो रहा? ये बड़ा इम्पोर्टेंट आपका बात है कि लॉ इन्फोर्स क्यों नहीं हो रहा, ये लानत जुए की इस कंट्री से ख़त्म क्यों नहीं हो रही। एक रेडी वाला अगर 1000 कमा के आता है तो शाम को जुए में हार जाता है और फिर बच्चों के साथ फसादात। इसको बिल्कुल ये जो आप अभी रिपोर्ट दिखा रहे हैं ये हमने 2016-17 में बनाई थी, मैंने रिसर्च की थी। जो आजकल पंजाब के आईजीपी हैं वर्दी डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, वो उस वक्त डायरेक्टर थे और उन्होंने ही ये बनवाई थी और फिर उस वक्त की गवर्नमेंट को भी ये भिजवाई थी। उस पर उस वक्त कुछ ऑपरेशंस हुए भी थे, स्पॉट फिक्सर्स को भी पकड़ा था, बड़े सट्टेबाजों को भी पकड़ा था। उसके बाद ये जुआ ख़त्म होने की बजाय, आपकी बात दुरुस्त है कि एक लानत बन गया है। हर दूसरा बंदा मोबाइल पे एक फ्रेंचाइजी, बाहर से दुबई से एक बंदा यहाँ पर फ्रेंचाइजी ले लेता है कि जी 5 करोड़ तक की मैं खेल सकता हूँ। वो उसके साथ फिर उसका एग्रीमेंट होता है कि 50%, 70%, 60% किस परसेंट पे उन्होंने करना है, फिर वो उसको सबलेट करता है। यहाँ पर यानी बाहर बैठा शख्स जो है वो मेन वहाँ से खेल रहा है। जी, ऑब्वियस सॉफ्टवेयर बाहर से ही ऑपरेट हो रहे हैं जितने भी हैं, कोई लोकल पाकिस्तान। और ये खाना और अंदर बाहर ये कहानियाँ अक्सर सुनते हैं, ये भी बता दें जी। ये जो खाना लगाना होता है टीम के ऊपर, फेवरेट के ऊपर वो खेलते हैं, खाते उसको हैं कहते हैं जो कि हार रही है टीम, उसको खाना कहते हैं। वो कम पैसों में ज़्यादा जीत होती है। लगाना जो टीम जीत रही फेवरेट होती है। मसलन मैंने 1 लाख रुपए लगाया जी, तो मैंने खाना है पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के मैच पर, तो मैं क्या करूंगा? नहीं, अगर आपने ऑस्ट्रेलिया पे 1 लाख लगाया है, सपोज रेट है 80-85, तो आपने 80 पैसे पे उसको लगाया। तो लगाने का मतलब है कि आपका 1 लाख जाएगा, अगर आप बेट जीत गए तो 80,000 आपको मिलेगा। खाना ये होता है कि अगर आप 85 में खाएंगे तो अगर आप हारेंगे तो आप 85,000 देंगे, अगर आप जीतेंगे तो आपको लाख मिलेगा। आपको तो सारी इंफॉर्मेशन होती है। कल का मैच पाक भारत है, क्या रेट निकला चौधरी साहब? नहीं, वो तो रेट्स अभी जो भी नेट पे चल रहे होंगे, अभी करंटली मैंने नहीं देखा, हम देखेंगे क्योंकि हम रिसर्च करते हैं, इस पर देखते रहते हैं। और मैंने इतनी ज़्यादा ये जो रिपोर्ट बनाई है, ये मैंने बड़ा स्ट्रिंग ऑपरेशन उस वक्त किया था। मैंने बुकियों के पास जो है उनके जो करीबी लोग थे उनसे इन्फॉर्मेशन ली। मुझे तो खाना लगाना भी उस वक्त नहीं पता था क्या होता है। आईपी एड्रेस से तो हर डाटा निकल आता है। जिन लोगों ने बाहर बैठे हैं, इधर बैठे हैं, उन्होंने ऐप्स बनाई हैं, क्यों हमारी रसाई उन तक क्यों नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही। क्योंकि ये ऑनलाइन ऐप्स हैं, बाहर के कंट्रीज से चल रही हैं, जिन कंट्रीज़ में चल रही हैं वहाँ पर ये लीगल है, वो इसको प्रोटेक्ट करते हैं। बाकी ये बात है कि ये तो हमारी सोसाइटी के अंदर क्योंकि मना है और गैर कानूनी भी है, गैर इस्लामी भी है जुआ, तो इस वजह से यहाँ पर इसको सख्ती से निपटा जाना चाहिए। ये एक लानत है, इससे बिल्कुल छुटकारा मतलब फिर तो आप ये एक साफ अल्फाज में कह रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत के बुकिए जो है वो मिलकर कल खेलेंगे। ऐसा ही है, होता ही ऐसा है। बाहर से वो खिलाते हैं, यहाँ के लोगों को भी लूटते हैं, उन कंट्रीज़ के लोगों को भी लूटते हैं। ये बिल्कुल एट द एंड पेंटर ही हारता है, पेंटर का ही घर का चूल्हा बुझता है। और जो बड़े बुकिए हैं वो अरबपति होते चले जा रहे हैं। आपके सामने लाहौर के बड़े मशहूर बुकिए हैं, इस रिपोर्ट में खुफिया में उनके भी कुछ नाम हैं जो कि बड़े बड़े बुकिए हैं जो ये सिस्टम पाकिस्तान में चला रहे हैं। आपको कुछ थोड़ा सा अंदाजा है चौधरी साहब के रोज़ाना, माहाना या सालाना कितना जुआ खेला जाता है मेरे पाकिस्तान में? ये अरबों में है, करोड़ों में नहीं। ये जब इस तरह का मैच आता है जिन दिनों में पाक इंडिया टाकरा या कोई PSL या कोई IPL वगैरह, तो उसके ऊपर ये अरबों में इसका वॉल्यूम होता है। आप इस सॉफ्टवेयर में अगर आप देखें भी, जब ये चल रहा होता है तो नीचे अमाउंट आ रही होती है कि अब तक इसके ऊपर कितना पैसा लग चुका है, कितना
खा चुके हैं, कितना लगा चुके हैं। फिर फैंसी हैं जो आप कह रहे थे कि एक एक बॉल पे लगता है, उसको फैंसी बोलते हैं। फैंसी को किस तरह से ये मैनिपुलेट करते हैं, जिसके ऊपर कुछ क्रिकेटर आप पूरी दुनिया की टीमों में से बड़ा अपनी कैरियर भी बर्बाद कर चुके हैं कि इस बॉल को मैं नो करवाऊंगा। तो वो बेसिकली ये बुकिए ही स्पॉट फिक्सर के साथ मिलकर ये सारी मैनेजमेंट करते हैं और क्रिकेटर्स को भी ख़रीदते हैं जो कि चंद एक बिकने वाले हैं, और उसके बाद ये सारा धंधा चलता है और ये अरबों रुपया लोगों का लूटते हैं। और ये बात आपने बड़ी खूबसूरत की कि जो मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं आखिर ये बाहर के कंट्री से चलते हैं। तो क्वेश्चन तो ये होना चाहिए कि बाहर पैसा कैसे जाता है, और अगर पेंटर्स जीतते हैं तो बाहर से पैसा उनको पेमेंट देने के लिए कैसे आता है। ये जो एक हुंडी, यस हुंडी, हवाला, ये जो हवाला हुंडी के ज़रिए जो आता है, इसके ऊपर डेफिनेट हमें पंजाब पुलिस के साथ मिलकर उनकी स्पेशल ब्रांच की जो बड़ी स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेरा मशवरा है कि उससे मिलके उन स्पॉट फिक्सरों और बड़े बड़े बुकियों को मार्क करना चाहिए। मार्क करने के बाद उनकी सर्वेलेंस करके दुरुस्त कह रहे हैं चौधरी साहब के पाबंद सलासिल होना चाहिए फौरी तौर पर इन तमाम बुकियों को। नाज़रीन, 3 अरब की बिक गई हैं टिकटें पाक भारत क्रिकेट मैच की, और इंतहाई काबिल एहतराम सरफराज चौधरी साहब फरमा रहे हैं कि जो जुआ है वो 3 अरब नहीं, वो अरबों तक चला गया है। जुआ पर पैसे लगाकर अपनी फैमिलियां तबाह करने वालों, सुन लो, सरफराज चौधरी तुम्हें पकड़ने आ रहा है और शिकंजा कस लिया गया है इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया मोहम्मद सरफराज चौधरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक लेता हूं छोटी सी ब्रेक, मेरे साथ रहिएगा, मैं अभी वापस आता हूं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब, कैसे हैं? जी वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है। ब्रिगेडियर साहब, आप देख रहे हैं गज़ा की तामीर व बहाली के लिए मुश्तरका मंसूबे की तैयारी जो है उसमें सऊदी अरब में अहम जो है वो इजलास हुआ है, और इस इजलास का जवाब भी जो है वो अमेरिका की जानिब से आ रहा है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ हुजूर कि क्या अरब ममालिक गज़ा की तामीर व बहाली कर सकते हैं, और अमेरिका का इसमें क्या किरदार हो सकता है? जी हाँ, बहुत शुक्रिया भट्ट साहब। देखें, मेरे ख्याल में ये मुमकिन है, और जिस तरीके से जो जुमे को जो कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें तमाम इम्पोर्टेंट मिडिल ईस्ट के कंट्रीज इसमें शामिल थे, इसको लीड किया MBS ने, तो उसमें इन्होंने प्लेज जो किया है $20 बिलियन की बात हुई है, और जो उन्होंने कहा अरब ममालिक फंड करेंगे और उसके बाद फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ गज़ा। तो एक कंसेप्ट वो है, लेकिन ये कि बाकी इंटरनेशनली भी जब बात होगी देखें तो फिर मेरे ख्याल में इंटरनेशनल इसमें फंड भी, इसमें पैसा आएगा, तो वो करना चाहते हैं। लेकिन देखें अभी डिफरेंट थ्योरीज आ रही हैं। जिस तरीके से ट्रम्प ने तो कह दिया कि वहाँ पे एक रिवेरिया बनना चाहिए, एक बीच है, एक रिजॉर्ट बन सकता है। यही उनके सन इन लॉ जेरेड कुशनर का भी ख्याल था, इससे 1.5 साल पहले उन्होंने कहा था। लेकिन एक सोच है, एक लोगों की सोच ये है कि ये ऑर्केस्ट्रेटेड एक किस्म की मूव है, जिसमें ये तमाम जो प्लेयर्स हैं, चाहे सऊदी अरब हैं या इजिप्शियंस हैं, जॉर्डेनियंस हैं, वो ऑन बोर्ड है, और इसमें वो एक किस्म के प्रेशर डेवलप करना चाहते हैं मिडिल ईस्ट में। एक तो कि इन्हीं कंट्रीज के थ्रू इजराइल पे भी प्रेशर रखना चाहते हैं ताकि वो 2 स्टेट सोल्यूशन पे अल्टीमेटली जाए। फिर वो चीन का जो इन्फ्लुएंस है वो भी इधर कंटेन करना चाहते हैं। ये एक थ्योरी चल रही है, जो समझते हैं कि ये इस तरीके से एक चल रही है। वरना देखें, अगर इनके जो ट्रम्प के आइडियाज अगर इम्प्लीमेंट होंगे तो मिडिल ईस्ट में हुकूमतें गिर जाएंगी। इजिप्शियन फर्स्ट गवर्नमेंट होगी जो गिर जाएगी, क्योंकि ब्रिगेडियर साहब, यहाँ तक मैं आपकी बात से एग्री हूँ जो आप फरमा रहे हैं, लेकिन आप ये भी गौर करें कि ये जो ममालिक है, ये मुख्तलिफ ममालिक, कोई किसी मुल्क से फिट है, कोई किसी के साथ राब्ते में है, तो ये 1 साल तक ये इसराइल को हमलों से रोकने की जो कोशिश है वो तो करवा नहीं सके ये तमाम ममालिक। अब आप जो फरमा रहे हैं कि तामीर व मनसूबे का जो बहाली का मनसूबा है, ये इनके पास सलाहियत है, अमेरिका के बगैर ये सारा काम सोलो हो जाएगा? हाउ इट पॉसिबल सर? मुझे मेरी रहनुमाई फरमाएं।
यकीन अमेरिका के पीछे से स्पोर्ट्स शामिल होगी। देखें कि अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट इसमें जरूर होगी, क्योंकि ये अपने ओन पे कुछ नहीं कर सकते। द ओनली थिंग इज दे आर शोइंग देयर स्ट्रेंथ। जिस तरह सऊदी अरब देखें कि इस वक्त इंटरनेशनल दुनिया में हम देखें तो एक बहुत बड़ा पावरफुल मुल्क जो डायलॉग के पॉइंट ऑफ व्यू से आया। किसी जमाने में कतर भी किसी हद तक है, लेकिन अब सऊदी अरब की बड़ी इंपॉर्टेंस है। सऊदी अरब ने जो एक अपना स्टैंड लिया था जब ट्रम्प ने स्टेटमेंट दिया था, वो उस पर एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रिजेंटमेंट शो की थी MBS ने और उनकी तरफ से। तो लेकिन मसला इजिप्ट के लिए भी है। इजिप्ट जो है टोटल चल रहा है, जो सपोर्ट मिल रही है अमेरिका से, अगर वो उठा लेते हैं तो इजिप्शियन के वैसे मसाइल क्रिएट होंगे। लेकिन ये है कि आपकी बात ये सही है कि अमेरिका के बगैर नहीं जा सकते, लेकिन अमेरिका का कंसर्ट इसमें शामिल होगा और ये इसके गजा पर जाएंगे। देखें अमेरिका भी चाहता है हमास भी बिल्कुल खत्म ना हो। नहीं, हमास की कुर्बानियां भी तो अब हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते ना, तो क्या उसको भी आप शामिल कर रहे हैं? देखें कि हमास खत्म नहीं होगी, और देखें इंटरनेशनल अमेरिकन भी नहीं चाहते हमास वो चाहते हैं कि एक टूल है जो इजराइल के लिए है। जिस तरह हिजबुल्लाह है, आप देखें कि लेबनान में वहां पे एक पावर के तौर पे है, तो यहाँ पे हिजबुल्लाह है। जो इजिप्शियंस ने प्लान दिया है, जो अभी जो जुमे को समिट हुई है जो जिसमें है, तो उसमें उन्होंने एक टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट की बात की है गजा में, और उसमें उन्होंने कहा कि इसमें जो हमास की प्रेजेंस नहीं होगी और ये पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जो होगी वो यहाँ पे रूल करेंगे। तो इस पे अभी डिबेट होना है। तो मेरे ख्याल में ये एक बड़ा एक समझ इंटरेस्टिंग किस्म का प्रपोजल है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज जो अभी रिसेंट डेवलपमेंट हुई है कि तुर्किया ने ये क्लेम किया, उनके जो एक वन ऑफ द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अहमद दावुदोग्लू है, तो उन्होंने ये कहा है कि जी कि वहाँ पे गजा में एक रेफरेंडम होना चाहिए और उस रेफरेंडम में उनसे वो डिक्लेयर करें कि वो एक ऑटोनमस रीजन है तुर्किया के, क्योंकि हमारे ताल्लुकात या हमारे हिस्टोरिकली लिंक रहा है गजा फलस्तीन। ब्रिगेडियर साहब, कतकलामी की माजरत चाहता हूँ, मुझे ये समझाएं कि आखिर गजा के महल वकू में ऐसी क्या खूबी है कि अमेरिका जैसा मुल्क जो है वो ललचाई हुई नजरों से इस इलाके को देख रहा है? इस पर थोड़ा सा मेरी रहनुमाई फरमाएं। जी हाँ, देखिए आजकल इकोनॉमी की बात हो रही है हर जगह पे, तो वहाँ पे यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ऑयल के और रिसोर्सेज हैं जो बीच है वहाँ पे, स्पेशली वहाँ से उसके लिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी एक सोच है कि यहाँ से एक्स्ट्रा चीजें बहुत सारी हो सकती है। जिस तरह यूक्रेन में अभी देखिए रिसेंट डेवलपमेंट में प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा कि आपने हमें $500 बिलियन देने जो हमने आप खर्च किया है। तो अब आज की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है तो उस पर यूक्रेन ने ऑलमोस्ट एग्री कर गया है कि उनको वो अलाउ कर रहा है। तो आजकल की जो है इकोनॉमी की बात है, अपने आपने फ्यूचर में अगर आपने कुछ सर्वाइव करना तो आपकी इकोनॉमी मजबूत हो, तो यहाँ पे भी इनकी ललचाई हुई नजरें हैं इसके समंदर के ऊपर, जहाँ से वो चाहते हैं कि इसमें तेल और बहुत सारी चीजें एक्सट्रैक्ट हो सकती हैं। दुरुस्त कह रहे हैं। मुझे तो ब्रिगेडियर साहब इस वक्त जो अमेरिका का जो प्लान है वो इंतहाई खौफनाक सा मुझे लग रहा है। सियाह फाम जो उनके ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ थे वो भी फारग, ये मुझे तो खौफ सा आ रहा है। आप क्या देख रहे हैं? देखिए अभी तक तो कोई रिजल्टमेंट नहीं है, लेकिन उसमें डिवाइड यकीनन है कि, लेकिन अल्टीमेटली आप देखेंगे बट साहब ये जो एस्टेब्लिशमेंट होती है ना, चाहे वो अमेरिका के केस में इट इज CIA है, पेंटागन है, ये फाइनली फिर भी ये प्रिवेल कर जाएंगे। आप इनको प्रेशर में रख नहीं सकते। गवर्नमेंट तो रन इन्होंने करनी है अल्टीमेटली, तो वो उन्होंने ये एक्शन लिया है तो उससे एक रिजल्टमेंट आएगी, क्योंकि ये आज वाला एक्शन हुआ है जो इन्होंने ये इनको रिमूव किया है। तो उससे अभी देखें डेवलपिंग स्टोरी है। फिर ऊपर से ये कि वो जनरल्स के बड़े अगेंस्ट भी हैं, क्योंकि वो नेटो को सपोर्ट कर रहे थे जितने इनके जनरल्स थे, कि वो नहीं चाहते कि नेटो से हम निकले, नेटो को डिसबैंड किया जाए। और फिर वो ये भी समझते हैं कि ये अपन मनमानी करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में एक सीरियस डेवलपमेंट है और एक रिजल्टमेंट की बात हो रही है, लेकिन अभी तक मेरे ख्याल में सिचुएशन अनफोल्ड होगी आज अगले 2-3 दिन में, तो फिर पता चल जाएगा कि वहाँ अमेरिकन सर्विंग जनरल्स और जो रिटायर्ड जनरल्स है वो क्या सोचते हैं। काबिल एहतराम ब्रिगेडियर साहब, मेरा आपसे लास्ट सवाल है और ये पाकिस्तान के मुतल्लक है। मेरी जो वजारत खारजा से बात हुई है, उन्होंने बताया कि अफगान पनाह गजीरों को न सिर्फ इस्लामाबाद बल्कि रावलपिंडी से मुस्तकबिल करीब में डिपोर्ट करने का ये जो हतमी फैसला है ये हो चुका है। और जो मेरी पास रिपोर्ट है इस वक्त, इसमें तालिबान हुकूमत बनने के बाद
TTP ने 600 से ज़ायद हमले भी किए हैं। पूछना ये चाहता हूँ कि ये इस्लामाबाद में सियासी धरनों और एहतजाज में जो अफ़गानी मुलव्वस पाए गए, रिपोर्ट के मुताबिक क्या ये इनखला इन्हीं अवामी रद्दमल के तौर पर आप देख रहे हैं? मेरा ख्याल में भट्ट साहब बहुत बेहतरीन फैसला किया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में। मैं 6 साल कमिश्नर अफगान रेफ्यूजीज रहा हूँ बलोचिस्तान का, तो मैं आई अंडरस्टैंड द डायनेमिक्स क्या है। आपके खाली इस्लामाबाद में 41,000 अफगान रेफ्यूजीज हैं जो डॉक्यूमेंटेड है, जो रहते हैं, और इसके अलावा जो बाद में आए हैं जो 25,000 वो भी शामिल अब इसमें नहीं है, जिन्होंने अमेरिका जाना था, जिनको अभी सस्पेंड कर दिया उनके मूव को। तो आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर ऑलमोस्ट 4 मिलियन अफगान हैं रजिस्टर्ड और अनडॉक्यूमेंटेड, तो आपके सिक्योरिटी के लिए थ्रेट हैं। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बहुत राइट डिसीजन लिया है। अफगानिस्तान वाले ये क्लेम कर रहे हैं कि अफगानिस्तान में अमन है, इकॉनमी अच्छी है, डॉलर बहुत मजबूत है, हम अपने लोगों को लुक आफ्टर कर सकते हैं। सो देयरफॉर मेरे ख्याल में इनको वापस जाने चाहिए। अब जो हम कहते थे किसी जमाने में मसले थे, हर साल प्लान बनते हैं, हर साल बनते हैं, लेकिन पाकिस्तान इस दफा मेरे ख्याल में गवर्नमेंट भी एडमेंट है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का क्लियर पॉलिसी है, अफगान पॉलिसी है, तो हमें इनको एट ऑल कॉस्ट वापस भेजना चाहिए। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद खान साहब हमारे साथ थे। अल्लाह पाक मुस्लिम उम्मा को ताकत दे, फ़लस्तीन और कश्मीर में अमन हो और मुसलमानों को अल्लाह पाक सुरखरू करे। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।